हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम करें एक और एमसीक्यू सीरीज पार्ट नंबर 44, जो कि हमने लिया है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग से, जो हमारे पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है, सेक्शन 52, जिसके अंदर ये बात की गई है कि आप जब शेयर इशू करेंगे एज ए कंपनी, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आएगा उसको आप यूज कहां कहां कर सकते हैं और कहां कहां नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहां यूज नहीं हो सकता। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप इनको रीड करें। हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बोनस शेयर इशू कर सकते हैं साहब। कैपिटल लॉस कवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, सॉरी डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर सकते। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन अगेन 2019 में से लिया गया क्वेश्चन, जहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नए वाले लॉन्च हुए हैं, इंड एस इसको बोलते हैं, उसके बारे में दे रखा है। 4 आपको नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं और उसके सामने लिस्ट 2 में आपको मैच करना है। तो ये बेसिकली आपको क्रैम करने पड़ेंगे। जैसे मैं कहूं इंड एस 16, दिस इज मेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के लिए बना हुआ है। 38 डील्स करता है साहब सभी तरह की इंटेंजिबल एसेट्स, चाहे गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। एंड 17 लीजिंग के लिए और 12 किसके लिए है, इनकम टैक्स। तो अगर आपको लर्न करना है, सीक्वेंस की बात करें, तो आपका राइट आंसर इसमें रहेगा सेकंड वन, दिस इज 4 3 2 1। ठीक है। थर्ड अगेन कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन। एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 2 लाख। उसके लिए कंपनी ने एक फ्रेश इशू निकाला इक्विटी का 80,000 का, बट इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पे। तो हमारी पॉकेट में कितने आएंगे, 72,000। आपसे ये पूछा गया है कि कितना फंड हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताता हूं मैं, जितना भी मनी आपको रिडीम करना है, हम 2 जगह से उस पैसे को रेज कर सकते हैं। या तो हम करें फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इस कंपनी ने कर दिया, बट वो कर दिया किसमें, डिस्काउंट में। तो हमें कितना मिला, 72,000। फेस वैल्यू को नहीं लेंगे, आफ्टर डिस्काउंट जो नेट अमाउंट रियलाइज्ड होगा उसकी बात करेंगे। अदरवाइज जो रिमेनिंग होगा वो कहां से लोगे, जनरल रिजर्व से। और जितना पैसा आप जनरल रिजर्व से लोगे वो सेम अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो आउट ऑफ 2,72,000 हमें मिल चुका है, जो बच गया है हमारा 128,000, दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो राइट आंसर विल बी द बी, 128,000। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ, ये क्वेश्चन आपका है साहब पार्टनरशिप के अंदर जब फर्म हमारी डिसॉल्व होती है। इसको पढ़ें आप क्वेश्चन को। जब हमारी फर्म डिसॉल्व होती है तो कहता साहब हम पेमेंट का ऑर्डर, हमारी सीक्वेंस क्या होगी पेमेंट की, हम किस किस को पे करेंगे। एज ए फर्म सबसे पहले किसको पे करते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे। उसके बाद भी क्रेडिटर्स है, बट कौन से हैं, अनसिक्योर्ड। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा फर्म को लोन दिया गया है तो उसकी पेमेंट की जाएगी। और जो रेजिडुअल बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर एंड अबव देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जिस सीक्वेंस में ये दिया गया है ना, वो सीक्वेंस ही आपको याद करनी है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ये कह सकते हैं इसका आंसर रहेगा बी, जो कहता है साहब 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में पेमेंट की जाएगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल वन। मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम यूज क्यों करते हैं, कहता है इट इज यूजफुल फॉर बेसिकली कई तरह के डिसीजन होते हैं जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो वहां मदद नहीं करती। तो वहां पर हम पढ़ते हैं मार्जिनल। जैसे वो डिसीजन किस तरह के हो सकते हैं, वो हो सकता है मेक और बाय का, कि कंपनी कोई प्रोडक्ट खुद बनाए या बाहर से परचेज करे। तो अगेन हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है। अगर हम ये देखते हैं कितना प्रॉफिट हम प्लान कर रहे हैं, कितना हमें चाहिए, तो भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ सकते हैं। या इनफैक्ट कई बार रिसेशन के दौरान कंपनी को ये डिसीजन भी लेना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट को कब तक चलाया जाए या उसको कब बंद किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी इन दिए गए सभी डिसीजन के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का यूज होता है। आप चाहें तो इसके फॉर्मूले देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, come to the sixth one, very interesting, activity based costing, recently added in our syllabus।
ABC सिस्टम बोलते हैं इसको। ABC एक हम बोलते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वो इससे अलग है, ध्यान रखना। इन्वेंटरी की टेक्निक है वो, फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस में आती है आपके। यहाँ ABC का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं A से लेके E तक, आपको इनको अरेंज करना है सीक्वेंस के अंदर। क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव स्टेप्स। सबसे पहले हमारा मेन काम रहेगा कि हमारे यहाँ कितने तरह की एक्टिविटीज होती है। जो भी हम बिजनेस में एक्टिविटी कर रहे हैं, वेदर इट्स ए प्रोडक्शन और परचेज और इन्वेस्टमेंट और सेल और मार्केटिंग, व्हाटएवर इट इज, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फिर हम बनाएंगे कॉस्ट पूल, यानी स्टेप नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा, कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल बनाने के बाद हम बनाते हैं एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स। कैसे कैसे कॉस्ट किस एक्टिविटी पे चार्ज करोगे उसको बोलते हैं एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। और फिर हम ड्राइवर डिसाइड करने के बाद किस रेट से उनको चार्ज करेंगे उसको बोलते हैं एक्टिविटी ड्राइवर रेट। एंड देन उस कॉस्ट को उस एक्टिविटीज के आधार पे उस प्रोडक्ट पे डाल देंगे। तो यानी A से लेके E तक अगर मैं बात करूं, इसी सीक्वेंस में ही आपको लर्न करना है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ABCDE। दिस इज थर्ड वन, थर्ड विद द राइट आंसर। 7th, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन एक और आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से लिया गया ये। यहाँ पर आप देखें, एक कंपनी है, प्रोडक्ट A बनाती है जिसके लिए 10 kg ऑफ मटेरियल चाहिए एट द रेट ऑफ 5 पर kg। हम उम्मीद कर रहे हैं मिलेगा। एक्चुअल कंजप्शन इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, 12 kg होगी, और रेट आपको मिला है 6 पर kg। आपको बताना है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी ये टॉपिक किसका है, वेरिएंस एनालिसिस का है। वेरिएंस हमारे दो तरह के होते हैं साहब, एक होता है फेवरेबल, एक होता है एडवर्स। सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी उसको बोलता हूं SC, उसको आप एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करें। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट, सपोज मैंने कहा साहब मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 100 रुपीज, व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मेरा जो स्टैंडर्ड लागत, जो खर्चा आएगा वो 100 रुपये आएगा, पर एक्चुअल इट कम्स ओनली 90। तो ये मेरा रिजल्ट 10 रुपीज के आ गया, फेवरेबल। और अगर मैंने कहा साहब स्टैंडर्ड कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट लेस कर रहा था और ये मेरा डिफरेंस नेगेटिव आ गया, माइनस का 5 आ गया, तो इसको बोलता हूं एडवर्स वेरिएंस आ गया। ये चीज ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसको दोबारा से हम सॉल्व करते हैं। आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना है, तो पहले निकालते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। वो कहते हैं साहब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 10 kg एट द रेट ऑफ 5, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हमारा खर्चा आना चाहिए 50 रुपीज, 10 kg at the rate of 5 per kg, but actual consumption comes to 12 kg at the rate of 6। ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। सिंपल कैलकुलेशन, 12 इंटू 6 72, माइनस करें आप 22, माइनस में आ रहा है, ये क्या है हमारा एडवर्स। So right answer will be the second one, 22 रुपीज अनफेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस बोल दे, एक ही बात है। तो ये हल्के फुल्के न्यूमेरिकल आपके चैप्टर में, आपके नेट के एग्जाम में आ सकते हैं। कम टू द 8th, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अकाउंटिंग के अंदर गुडविल की बात की गई है, गुडविल की टाइप्स की बात की गई है कि सब कौन सी गुडविल हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। तो छोटी सी चीज मैं बताऊंगा आपको 4 तरह की गुडविल दे रखी है, उनको याद करने का एक मैं आपको वे देता हूं, बहुत सिंपल है, कभी नहीं आप भूलेंगे। यहां मैं लिखता हूं पर्सन, यहां मैं लिखता हूं प्लेस, रैट में मैं लिखता हूं प्रोडक्ट, और यहां मैं लिखता हूं प्रॉक्सिमिटी। 4 पीस, हाल दो 4 पीस हम मार्केटिंग पढ़ते हैं, बट यहाँ याद करने के लिए 4 पी बता रहा हूँ आपको। रीजन क्या है देखें आप, पहले तरह की गुडविल होती है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल मीन्स कि कस्टमर उस पर्सन की गुडविल को मानता है। शॉप कहाँ पर है, बिजनेस कहाँ चल रहा है, उसका प्लेस क्या है, हार्डली मैटर्स। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी इंडिविजुअली गुडविल कितनी है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी खुद की जो गुडविल होती है, व्यक्ति की गुडविल होती है, इसको डॉग गुडविल बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्लेस की,
तो जैसे कैट की नेचर होती है, कैट एक पर्टिकुलर जगह से प्यार करती है, उसका ऑनर कौन है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही कुछ कस्टमर उस जगह से प्यार करते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि उसका ऑनर कौन है। मैंने कहा साहब मुझे एप्पल के शोरूम पे जाना है, एप्पल का स्टोर मेरे सिटी के अंदर एक ही है, तो मैं वहीं जाऊंगा रिपेयर करवाने, मुझे नहीं मतलब कि वो एप्पल का जो स्टोर है वो किसको अलॉट किया गया। तो वो गुडविल कौन सी होती है, कैट। सबसे बढ़िया जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो यही था बेसिकली, कैट गुडविल, विच इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ ब्रांड काम कर रहा है, आपकी गुडविल काम कर रही है। तीसरी होती है रैट गुडविल। रैट की जो नेचर होती है, रैट सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम करता है, उसको कोई मतलब नहीं है कहाँ से खाना मिल रहा है, कोई उसको पर्सन से प्यार नहीं है, ऑनर से प्यार नहीं है, कोई उसको जगह से लगाव नहीं है। व्हाट ही नीड्स ओनली प्रोडक्ट। तो रैट काइंड ऑफ कस्टमर क्या करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने काम से। मैंने कहा सपोज मुझे कोल्ड ड्रिंक के अंदर पेप्सी चाहिए, पेप्सी पीने के लिए मैं किसी पर्टिकुलर शोरूम में नहीं जाऊंगा, जहां मुझे अवेलेबल होगी, मुझे पता है सेम रेट अवेलेबल है साहब, चाहे मैं कहीं से भी ले लूं, मेरे लिए कोई किसी पर्टिकुलर शॉपकीपर की गुडविल नहीं काम करेगी। एंड फाइनली आती है रैबिट गुडविल। रैबिट गुडविल हमेशा क्या होता है, रैबिट हमेशा एक यूं कह सकते हैं नियर बाय चीज़ों की खोज करता है, अपने खाने की, बहुत दूर नहीं जाना चाहता। तो वैसे ही सपोज मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉक्सिमिटी, नज़दीकता। आप देखें कुछ पर्टिकुलर शॉप बस स्टॉप के पास होती हैं, चाहे वो होटल्स हैं चाहे रेस्टोरेंट्स हैं। कुछ मेडिकल शॉप्स हमेशा हॉस्पिटल के पास ही मिलेंगी। स्टेशनरी की शॉप आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास ही मिलेंगी, क्योंकि वहां पर जगह की इंपॉर्टेंस है, प्रॉक्सिमिटी, नजदीकता किसकी ज्यादा है। मैंने कहा साहब हमें डेली बेस पे मिल्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो जो मेरे नियर बाय मिल्क का बूथ होगा मैं वहीं पर जाऊंगा अपने लिए मिल्क लेने। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि उसका मालिक कौन है, किस जगह पे लोकेटेड है, क्योंकि मेरे लिए तो प्रॉक्सिमिटी है, नजदीकता मुझे चाहिए। तो 4 तरह की गुडविल आप याद रखें। बट अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कौन सी गुडविल बिजनेस के लिए बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट आप रिप्लाई करेंगे कैट गुडविल। दिस इज अगेन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 9th, 2 लिस्ट आर देयर, यू हैव टू मैच इट। बहुत बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है, बट अगेन आप याद रखना यहाँ गड़बड़ हो जाती है हमारे से। तो हम कैसे याद करें, सबसे पहला कंसेप्ट है मेजरमेंट ऑफ इनकम। दूसरी आपको देखा है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इनकम। ए, मेजरमेंट ऑफ इनकम कैसे होता है, जब आप मैच करते हो रेवेन्यू को अपने एक्सपेंसेस के साथ। तो जो फर्स्ट है दैट गोज विद द सी, इनकम का निर्धारण, मेजरमेंट, मापन, माप कैसे करते हैं हम, मैच करते हैं अपने खर्चों को अपनी इनकम के साथ। दूसरी बात, आप अपने एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कैसे करते हो, वो रिकॉग्नाइज करता हूं मैं अकाउंटिंग पीरियड के आधार पर। जिस पीरियड से संबंधित है उसी में खर्चे काउंट होंगे। अगर वो नेक्स्ट ईयर के हैं तो हम नहीं लेते, हम लेस करते थे ना, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, प्रीपेड लेस कर दो, वो ये बात है। फिर आता है साहब बेसिस ऑफ द रियलाइजेशन। ठीक है, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, दिस वन, बी विल बी द राइट आंसर फॉर द सी, थर्ड। और जो बच गया लास्ट वो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेवेन्यू दैट एक्रूज टू द इक्विटी ऑफ द ऑनर्स। तो मेरे लिए आंसर क्या रहेंगे, फर्स्ट गोज विद द सी, पहला जा रहा है सी के साथ, सेकंड जा रहा है मेरा रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस डी के साथ। ठीक है, और अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो सी और डी कॉमन है, तो मेरा यहाँ पर राइट आंसर था ये, क्योंकि मेरा फोर्थ दिया था ए के साथ। तो ये आपका राइट आंसर है, ध्यान रखना। चलिए जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ आइटम दी गई हैं, आपको ये बताना है इनमें से साहब कौन सी करंट लायबिलिटी है। वेरी सिंपल, विच वन इज करंट लायबिलिटी। देखें आप, डिबेंचर करंट में नहीं आता, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। प्रीपेड रेंट तो वैसे भी लायबिलिटी होता ही नहीं साहब, ये तो करंट एसेट होती है। इंटरेस्ट एक्रूड आपको मिलने वाला है, करंट एसेट्स है, तो राइट आंसर विल बी द बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, ओनली फोर्थ ऑप्शन क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है हमारा ये, करंट लायबिलिटी। चलिए जी, 10th के बाद 11th पे आते हैं। कॉस्ट काउंटिंग का क्वेश्चन है, कन्वर्जन कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ किस, क्या होता है। तो यहाँ पर हम किसको बोलते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट को हम बोलते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं डायरेक्ट वेजेस, हम लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हम लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड।
इन तीनों के टोटल को टोटल कर दें, सम कर दें, तो क्या बनता है? कन्वर्जन कॉस्ट। बेसिकली मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए गुड्स में, फाइनल गुड्स में जो खर्चा आता है उसको हम 3 टुकड़ों में बांटते हैं, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी, तो ये आपका राइट आंसर होगा सेकंड वन। 12th पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा था और बहुत बच्चों ने गलत किया था, ध्यान रखना इसके अंदर। आपको 4 ऑप्शन देंगे, चारों रेशो हैं, और चारों रेशो किससे कंसर्न है? लिक्विडिटी से कंसर्न है, और आपको इनको अरेंज करना है। तो आपको अरेंज कैसे करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था एग्जाम में बच्चों को, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सबसे पहले रेशो कौन सा निकालते हो आप? करंट रेशो। फर्स्ट रेशो लिक्विडिटी का होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, वेरी सिंपल। फिर हम कहते हैं नहीं सर थोड़ी और लिक्विडिटी की बात करें, तो फिर हम निकालते हैं क्विक रेशो। हम कहते हैं साहब यहाँ पर ना लिक्विड एसेट ले लो, यहाँ पर ले लो करंट लायबिलिटी। और ज्यादा लिक्विडिटी देखनी है तो हम निकालते हैं सुपर क्विक। और सबसे जो हाईएस्ट ग्रेड होती है वो होती है ये बेसिक डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशो। आल्दो बहुत कम जरूरत पड़ती है हमारे को, यूजी पीजी तक हम यही 2-3 रेशो पढ़ते हैं, बट सीए लेवल तक हम जाके 4th रेशो पे पहुंचते हैं। तो यानी कि अब मैं पूछूं आपसे, कहता साहब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूंगा 4 3 2 1, अगर मैं इसको 4 3 2 1 के हिसाब से अरेंज कर दूं तो वो क्या बनेगा? मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा सबसे पहले कौन सा था मेरा आंसर? करंट रेशो का। सेकंड है करंट रेशो, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड, देन फोर्थ। आप देखें आपको ऑप्शन नीचे दिए जाएंगे, इनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड आ गया सुपर क्विक, और फोर्थ आ गया ये। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया मैंने, 4 3 2 1 वाला तरीका आपको बताया, वैसे ही करना। चलिए 12th के बाद 13th, छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन ₹10,000, परचेज आपने किया 70 का, तो मैं क्या करूंगा? मुझे निकालना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो सिंपल सा वे, ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, ये रहा आपका परचेज, लेबर आपकी कॉस्ट दे रखी है 25, और कैरेज इनवर्ड दे रखे हैं आपको 500। वेरी सिंपल, इनको ऐड कर दें, इट विल कम 83,000। एंड एट द एंड आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हम शो करते हैं क्रेडिट साइड में। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दूंगा तो मेरा जो राइट आंसर आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, वो आएगा 68,000। वेरी सिंपल, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे लेबर के या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड, माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, तो राइट आंसर विल बी 68,000। चलिए जी, कम टू द 14th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अकाउंट्स की 4 आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ये बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले पढ़े, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इफेक्ट नहीं होता, तो ये गलत हो गया। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न डायरेक्टली एंड रेवेन्यू डज नॉट। ऐसा भी नहीं है, रेवेन्यू तो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म इनडायरेक्टली एंड रेवेन्यू डायरेक्टली। तो राइट आंसर विल बी द सी। जो खर्चे हम 1 साल के लिए करते हैं, जिनका बेनिफिट हम उसी फाइनेंशियल ईयर में उठा लेते हैं, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो हमारे प्रॉफिट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। और जिनका बेनिफिट आप आने वाले कई सालों तक लेते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉफिटेबिलिटी को फर्क डालेंगे, इनडायरेक्ट वो कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपका आंसर रहेगा सी। 15th में आए, 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन। पूछा है आपसे विच व्हेन इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? देखें आप, बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट फ्रॉम दैट ऑफ ऑनर। बिल्कुल ठीक बात है साहब, बैलेंस शीट हमेशा किसके एंगल से बनाते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनती। की बात बिल्कुल सही है, सत्य है। फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस टू इट्स ऑनर इज शोन। बिल्कुल ठीक है साहब, दिखाते हैं हम क्या कि ऑनर का बिजनेस से क्या रिलेशन है। तो लायबिलिटी में पहली आइटम क्या लेते हैं हम? कैपिटल। तो ये भी ठीक है। बैलेंस शीट इज ऑलवेज रिलेटेड टू ए पीरियड ऑफ टाइम। ये गलत है, ये हमेशा होती है पॉइंट ऑफ टाइम। तभी हम लिखते हैं ना नीचे, एज ऑन 31 मार्च 2000, मान लो मैंने कहा 20, दिस इज एट ए सिंगल पॉइंट। ठीक है ना, 31 मार्च को क्या स्टेटस था?
तो यानी हमारी ए और बी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए कि ये दोनों ठीक है साहब, थर्ड गलत है। 16th पे आते हैं, करेक्ट सीक्वेंस। फाइनेंशियल अकाउंट को जब तैयार करते हैं तो उसकी सीक्वेंसिंग बतानी है आपको। तो देखें आप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्टली व्हाट वी डू, एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज को एडजस्ट करते हैं, देन वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी गो फॉर द P&L एंड फाइनली हम बनाते हैं बैलेंस शीट। वेरी सिंपल, आप +1 से पढ़ते आ रहे हो। तो राइट ऑप्शन अगर बनेगा आपका 2 1 4 2 1 4 3, yes, right answer will be the C, you may check it। चलिए साहब 17th पे आते हैं, which one of the following concept is used as a fund। अगेन फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फंड्स के मायने क्या होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत बार बच्चे इसमें अटक जाते हैं। दैट इज वर्किंग कैपिटल एंड एज वी नो वर्किंग कैपिटल हम किसको बोलते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब भी फंड फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनता है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मींस व्हाट वी आर मेजरिंग, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द फंड्स। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मतलब कैश नहीं होता, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, वर्किंग कैपिटल। 18th क्वेश्चन आते हैं, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग हमारे अकाउंट्स के अंदर जब भी अकाउंटेंट मैनिपुलेशन की बात करता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना या नहीं दिखाना, बिल्कुल ना दिखाए, तो कहता है इसको रोका गया है ड्यू टू, कौन सा कन्वेंशन है जो इसकी बात करता है, इसको रोकता है, दैट इज कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। यू मस्ट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर अकाउंटिंग डाटा। चलिए साहब 19th पे असर्शन रीजनिंग, क्या बोलता है असर्शन, रेशियो एनालिसिस वन ऑफ द टूल्स एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंसर्न। रेशियो एक टूल है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करता है, ठीक है। रीजन क्या है, कहता है इट इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट की डिसीजन की बात करें तो रेशियो सिंपल एक सिंगल टूल है, यू कांट डिपेंड टोटली ऑन द रेशियो एनालिसिस। तो दोनों बातें ही अपनी जगह ठीक हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 10% इरिडीमेबल। आपको पता होगा हम वो प्रेफरेंस इशू करेंगे जो हम कभी भी रिडीम नहीं करने जा रहे, परपेचुअल है ये, 10% रेट है, फेस वैल्यू कितनी है साहब, 100 रुपीज। तो 10% कूपन रेट इसके नाम के आगे लिखा होता है, तो 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 डिविडेंड का रेट आएगा, सॉरी कूपन नहीं बोलना चाहिए मुझे क्योंकि प्रेफरेंस में पहले से फिक्स होता है ना, तो हम 10% को क्या मानेंगे, 10 रुपीज। इशू कितने में किया आपने, इशू किया 95 में, तो आप इसकी कॉस्ट निकाल लें 10/95 × 100। अब आप जो भी शॉर्टकट लगाना चाहें, मैंने कहा साहब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, व्हाटएवर आप जैसे भी करना चाहें, ये आपके पेपर 1 में जो आप पढ़ते होगे मैथमेटिक्स उसके अंदर है ये। तो उसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इट विल बी 10.53। सो ये 20 क्वेश्चन हमने किए अकाउंट्स के अंदर और ये रिसेंटली एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिलेगा। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।